दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस समय देश की राजनीति में तरह तरह की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं, अभूतपूर्व हैं, जो पहले कभी घटित नहीं हुई। उसमें एक घटना आज दर्ज हुई है और वो है कि भारत के संसद की जो सबसे उच्च सदन जिसको कहा जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, उसके चेयरमैन साहब के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। अविश्वास का प्रस्ताव का जो नोटिस है वो सेक्रेटेरिएट को, सेक्रेटरी जनरल साहब को थमा दिया गया है। बताया जाता है कि उस पर 61 सदस्यों के सिग्नेचर हैं और ये अलग अलग पार्टियों के हैं, यानी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, उसके बहुत सारे राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस पर सिग्नेचर किया है। 72 वर्षों के राज्यसभा इतिहास में ये पहली घटना है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन यानी भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, इस पर क्या होगा, कब होगा, हम इसके बारे में कयास नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मोटे अंदाज से देखें कि जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों की जो स्ट्रेंथ है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, उसके हिसाब से इस अविश्वास प्रस्ताव का मंजूर होना मुश्किल है, जब तक कि कोई बड़ा फेरबदल ना हो जाए समीकरणों में, जिसकी कोई संभावना आज की तारीख में तो नहीं है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ अगर देखें तो 231 की जो स्ट्रेंथ है अभी, उसमें विपक्ष के 85 मेंबर्स हैं और सत्ताधारी एनडीए के 119 सदस्य हैं। तो मेजॉरिटी राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष की हो गई है। इसलिए ये जो प्रस्ताव होगा, अगर ये चर्चा के बाद वोटिंग के लिए भी जाएगा, तो इसका पारित होना बिल्कुल नामुमकिन सा है। लोकसभा में भी ये जाएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति का मामला है, राज्यसभा के चेयरमैन का मामला है। जो प्रावधान है उसके हिसाब से संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलेगी, तभी ये माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब उसमें 543 सदस्यों की लोकसभा में विपक्ष के पास 236 मेंबर हैं। अगर सारे के सारे मेंबर भी समर्थन दे दिए अविश्वास प्रस्ताव का, तो भी 293 सदस्यों का जो एनडीए का पूरा जत्था है, उसके आगे ये कम पड़ती है संख्या विपक्ष की। तो इसका गिर जाना अविश्वास प्रस्ताव का बिल्कुल संभव है और यही संभावित है। लेकिन दोस्तों, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल गिरने का भी नहीं है, सवाल मंजूर या ना मंजूर होने का भी नहीं है। ये पहली घटना हो गई कि भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी आ गया। पहले कभी नोटिस सोचा नहीं गया था। 72 साल में यह पहला नोटिस है अविश्वास प्रस्ताव का अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। यह अनप्रेसिडेंटेड घटना है, अभूतपूर्व घटना है। लोकसभा में तो कम से कम 3 बार ऐसा वाकया हो चुका है, हालांकि उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन स्पीकर जैसे लेटेस्ट जो है बलराम झाकड़ साहब, आई थिंक वो जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था और वो गिर गया था। अविश्वास का प्रस्ताव जो है उसको लीड किया था सोमनाथ चटर्जी साहब ने। तो वो पुरानी कहानी हो गई। लेकिन दोस्तों, राज्यसभा में तो सोचा ही कभी नहीं गया, राज्यसभा में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। लेकिन ये स्थिति आई क्यों है? विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि जो अभी जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनका जो अप्रोच है, जो नजरिया है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बारे में, पार्लियामेंट के अंदर की कार्य संचालन नियमावली को लेकर, वो बहुत ही दकियानूसी है, बहुत ही यूं कहा जाए कि आधुनिक नहीं है। ये तो बात अलग है कि एक डेमोक्रेटिक, एक मॉडर्न जो अप्रोच है वो नहीं है। सबको एक ढंग से नहीं देखते और सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही गहरा झुकाव है। यहां तक कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष जो नहीं भी चाहता उसे भी वो करना चाहते हैं, इस तरह की दलील दी जा रही है। और जयराम रमेश ने तो जो गिनाए हैं बहुत सारे कारण, उसमें उनका ये कहना है कि
हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने विपक्ष के सदस्यों को, यहां तक कि जो सीनियर बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की हैं और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे 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 कदम उठाए हैं जिससे अपमान होता है लोगों का, और अपमानजनक ढंग से उनका आचरण होता है। कई बार इस तरह की बात कही है। विपक्ष के अन्य कई सदस्यों ने भी इस तरह की बात की है कि उनकी अप्रोच पार्लियामेंट्री नहीं है, तौर तरीका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और वो अपमान का घूंट पीते रहे हैं। लेकिन अब सर से ऊपर पानी बहने लगा, तब जाकर हम लोगों ने मजबूरी में ये काम किया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि ये जो प्रस्ताव हमने लाया है, जब कोई और विकल्प नहीं बचा था तब हमने लाया है। हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा था। जयराम रमेश ने एक बात और कही, और उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय पहले की बात है, धनखड़ साहब यानी उपराष्ट्रपति जी के उपस्थिति में जो किरण रिजिजू साहब हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि, और वहां नड्डा साहब भी मौजूद थे, कि राज्यसभा हम नहीं चलने देंगे अगर लोकसभा में आप लोग यानी विपक्ष के लोग अडानी का मसला नहीं उठाते, और उठाते रहेंगे तो हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, वहां पर मौजूद लोग ही बता पाएंगे, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड जयराम रमेश कह रहे हैं, इसलिए हमने आपके सामने इस बात को रखा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में कई दफा पीठासीन जो चेयरमैन साहब हैं, जो मौजूदा जो सभापति हैं, उनके बीच में और विपक्ष के नेताओं के बीच में बहुत कई बार एक तरह से यूं कहा जाए कि बातचीत के दरमियान, संवाद के दौरान बहुत कटुतापूर्ण दृश्य दिखाई पड़े। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में विपक्ष का ये कहना है कि ये अप्रोच जो उनकी है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये यूं न्यूट्रल एम्पायर की नहीं है। ऐसा लगता है कि वो पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी खेमे की तरफ से वो एक तरह से विपक्ष को हाँक रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि वो आरएसएस की प्रशंसा करने लगते हैं कई बार हाउस में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी, इस पर किरण रिजिजू ने आज कहा भी, उनसे जब सवाल पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि आरएसएस की प्रशंसा करना कौन सी गलत बात है, ये बात कह दी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी प्रशंसा नहीं उन्होंने की है। बहरहाल, अगर कोई गैर जरूरी बात है तो मतलब ये एक सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता कि आखिर गैर जरूरी कारणों से प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो कहीं आरएसएस के किसी मीटिंग में जाकर प्रशंसा करें तो बात समझ में आती है, हाउस में करके वो क्यों प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को जो आरएसएस का धुर विरोधी है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हैं। यानी कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल इशू है, पार्लियामेंट्री इशू नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये संसदीय मामलों के कारण उतना एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़ा है। ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब पॉलिटिकल इश्यूज को उठा करके और एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन विपक्ष से उन्होंने मोल लिया है, और जिसकी वजह से ये प्रस्ताव आया है। अब क्या होगा ये तो बात की बात है। बिल्कुल आखिर में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को श्रीमान रिजिजू साहब ने, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि ये बहुत गलत हरकत है और नोटिस देने वाले नेता या सदस्य माफी मांगे। अब ये जो उनका वक्तव्य है बहुत ही गलत है। ये माफी मांगने की बात नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का अगर प्रावधान है संविधान में तो वो उस नाते उन्होंने दिया है। वो गलत है सही है ये तो तय करेगा सदन, लेकिन आप कह रहे माफी मांगना होगा, माफी मांगना चाहिए, माफी वो मांगे, इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में ये सही है। दोस्तों, एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से चुने गए यानी जो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, वो केवल धनखड़ साहब अकेले उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं या चेयरमैन बने हैं। इसके पहले वेंकैया नायडू साहब थे, इसके पहले भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं, लेकिन दोनों माननीय सभापतियों के विरुद्ध कभी भी अपोजिशन ने कोई ऐसा ऐसा काम नहीं किया जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो भाजपा के सदस्य के तौर पे जो लोग उपसभापति सभापति बने उनके प्रति वो कोई उनकी बायसेस थी।
भैरव सिंह शेखावत के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत कामयाब चेयरमैन थे वो, सभापति के तौर पे बहुत ही कामयाब राज्यसभा के चेयरमैन थे। और ये उस दौर की कहानी है जब आप जानते हैं कि एनडीए शासन में था और उनको सहयोग भी मिला विपक्ष का। कभी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में किसी ने सोचा नहीं। ठीक उसी तरह से वेंकैया नायडू के बारे में कहा जा सकता है। तो आखिर आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड से चुने गए जगदीप धनखड़ साहब को लेकर विपक्ष की जो ये आपत्तियां हैं, ये जो उनके विरुद्ध जो ये जो फैसला है अविश्वास प्रस्ताव का, क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या आज के दौर की बीजेपी वो दौर की बीजेपी नहीं है? और इस दौर में एक कन्फ्रंटेशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अपोजिशन को स्पेस न देना, लोकतंत्र का जो दायरा है संकरा होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है और सिमटता जा रहा है। कहीं ये तो इन चीजों के कारण तो ये सब कन्फ्रंटेशन की नौबत नहीं पैदा हुई है। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन इस पर हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।